तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बेटा हम लोग बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इकोसिस्टम इट इज bifurcated into two biotic components and abiotic components. Biotic components are again then classified in three categories: producers, consumers and decomposers. Producers जो होते हैं वो खाना प्रोड्यूस करते हैं, consumers कंज्यूम करते हैं, मतलब जैसे कि हम consumers को हम बोलते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. These are we can say that herbivores, carnivores and omnivores. Carnivores जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को बोलते हैं, जो मांस खाते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को कट करके खाते हैं, जिनके बड़े बड़े चीज़ें लाइक टीथ होते हैं, जो कर सकते हैं, मतलब जिनको टीयर करने की आदत होती है. जैसे कि आपको एग्जांपल बताती हूँ मैं, चीता है, लायन है, टाइगर है, स्नेक है, फ्रॉग, ये सब कार्निवोर्स हैं. और हर्बीवोर्स में क्या आते हैं, जैसे कि कैटल्स हैं. हर्बीवोर्स में जिराफ आता है, हाथी आता है, डियर आता है, हिरन यानी डियर. ओके, एंड ऑल द कैटल्स और आर हर्बीवोर्स. इनको हर्बीवोर्स बोलते हैं जो हर्ब्स को खाते हैं, जो प्लांट्स को ईट करते हैं. डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो डिकम्पोजिशन एक्टिविटीज़ को करते हैं, जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं इनको हम अपघटक बोलते हैं. अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई कंज्यूमर्स में. हर्बीवोर्स आपको समझ आ गया, कार्निवोर्स, और तीसरा होता है बेटा ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स का मतलब होता है विच कैन ईट एनी काइंड वैरायटी ऑफ फूड, विच कैन ईट एनी ऑफ द फूड लाइक प्लांट्स एज वेल एज द वी कैन से दैट फ्लैश ऑफ द एनिमल्स. सो जैसे गिद्ध होते हैं, ईगल होते हैं, या फिर हमारे जो आप ईगल्स के अलावा ह्यूमन बींग्स की बात करें या डॉग्स की बात करें, दीज ऑल आर ओमनीवोर्स. दे कैन ईट वैरायटी ऑफ फूड्स. इवन माउस जो होते हैं, माउस वो भी हमारा वैरायटी ऑफ फूड खाता है. वो प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी ईट कर सकता है. तो इस तरीके से वो भी ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आता है. डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट मैटर को या डेड एंड डिकेइंग एनिमल मैटर को ईट करते हैं, फीड करते हैं. बेसिकली जो हमारे अपघटक होते हैं ये हमारे पर्यावरण को शोधन का काम करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं. दीज आर द एनवायरनमेंट बैलेंसर्स. दीज क्लीन द एनवायरनमेंट, दे आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, दे क्रिएट द रिसाइकलिंग ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स टू द एयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिकम्पोजर्स. तो आप बताएंगे कि द डिकम्पोजर्स आर एनवायरनमेंट क्लीनर्स. वो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, चाहे वो प्लांट्स की फॉर्म में हो, लीव्स की फॉर्म में हो, चाहे एनिमल्स की फॉर्म में हो, उस डेड एंड डिकेइंग प्लांट फूड मटेरियल को ये उसके ऊपर एक्ट कर कर उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. कॉम्प्लेक्स, दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टू द सिंपल फूड मटेरियल. उसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं और उससे वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसके डिकम्पोजर्स के एग्जांपल, जैसे केचुए होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, लीचीज होती हैं, या जो भी हमारे क्या कहते हैं जो डेड एंड डिकेइंग पे बैक्टीरियोफेज या वायरस और बैक्टीरिया फंगस एक्ट करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं. ये खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं. इनके अंदर से केमिकल रिलीज होते हैं, इन केमिकल्स के थ्रू ये फूड को डिकम्पोज कर देते हैं बेटा. फिजिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, फिजिकल एंड केमिकल. फिजिकल कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल लेते हैं. जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं ये कैन मेजर कर सकते हैं, हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनको चेंजेस कर सकते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स में, और इनको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स, और हम इनके बाद इनको मेजर कर सकते हैं. बट केमिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं ये विजिबल नहीं होते. केमिकल कंपोनेंट्स में क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके से डिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब क्या होते हैं, हमारे केमिकल न्यूट्रिएंट्स में आते हैं. तो इसमें कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं. जब हमने मिनरल न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे तो हमने केमिकल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था कि केमिकल जो होते हैं हमारे हर जगह केमिकल होते हैं. जैसे क्या कहते हैं ना कि लोहा है, जस्ता है, केमिकल है. तो जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो सब क्या केमिकल्स हैं, वो केमिकली रिएक्ट करते हैं, एक्टिविटी करके, रिएक्शंस करके कुछ नई चीज़ बनाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको डिस्कस करा हमने डिटेल में. फिर बायोटिक कंपोनेंट, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का पार्ट है. जैसे ट्रीज़ मैंने बताया आपको, ये प्रोड्यूसर्स में आते हैं. फिर उनको ईट करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे ग्रास होपर वगैरह, ये एक हर्बीवोर्स में आते हैं. बायोटिक ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया सब आते हैं. प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स नरिशमेंट, जो अपना नरिशमेंट खुद बना लें. तो ये इकोसिस्टम में इसके बिना कोई काम होता ही नहीं है. तो मतलब स्टार्टिंग में यही मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो फूड बनाकर हमारे इकोसिस्टम को सस्टेन रखते हैं. फिर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो कैसे खाना बनाते हैं, हाउ दे मेक द फूड. तो चाहे वो सॉइल में हो, चाहे वो ओशंस में हो, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैंने अभी बताया, इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं.
हैं जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की धूप को लेकर एनर्जी बनाते हैं और वो फूड चेन में वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स को। तो एन एक्सेप्शन भी है कि हमारे डीप सी के अंदर जो हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम होता है, इसके अंदर जो सनलाइट नहीं होती, जब हम समुद्र के नीचे अंदर जाते हैं तो बहुत गहरे समुद्रों में हमारे पास ना तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ना ही वहाँ पर धूप की जाती है। तो वहाँ पर खाना कैसे बनाते हैं? जो समुद्र के ऊपर छोटे छोटे वो होते हैं ना जानवर, वो अपना खाना बनाते हैं। और समुद्र के नीचे चले जाएं, अगर उसकी सतहों में चले जाएं, तो वहाँ पर कीमोसिंथेसिस होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी की एनर्जी को यूज़ करते हैं। वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वो बिना लाइट के वो केमिकल को, जैसे जो केमिकल है जो फूड खाया, केमिकल क्या है, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स केमिकल है या स्टार्च है या प्रोटीन है या जो भी हमारे फूड, उसको वो बर्न करके उससे वो एनर्जी बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स फोटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, जो यानी कि जो लाइट को यूज़ करके अपना खाना बना रहे हैं, या केमिकल ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें कुछ जैसे ऑर्गेनिजम्स भी हमारे ऑटोट्रॉफ्स में आता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये कीमोट्रॉफ्स हैं बेसिकली, ये केमिकल के थ्रू अपनी एनर्जी बनाते हैं और इनको भी हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। देन है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे नाम से ये जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स, तो इनको हिटरोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। हिट्रो मीन्स फ्रॉम अनदर और डिफरेंट, और ट्रॉप्स मीन नरिशमेंट, जो अदर ऑर्गेनिज्म से नरिशमेंट ले रहे हैं। तो हिट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे यूज द रेडीमेड फूड। तो ये 3 क्लासेस में होते हैं कैटेगराइज, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर और डेटेरिवस। तो हर्बीवोर क्या होते हैं? जो अपना खाना डायरेक्टली प्लांट्स को ईट करके यूटिलाइज करते हैं, इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं बेटा हम। और ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं इनके पास, तो वो ग्रास वगैरह में जो सेलुलोज वगैरह होती है उसको भी वो ईट करके कंज्यूम कर लेते हैं, उनकी बॉडी में एनर्जी डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं बेटा हर्बीवोर्स के? रैबिट है, कैटल है, हॉर्स है, शीप है, इंसेक्ट्स है, हाथी है, जो आपका एलिफेंट है, तो सभी ये क्या है? हमारे हर्बीवोर्स हैं। देन कार्निवोर्स, जैसे नाम से ही है, कार्नी मीन्स विच आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स विच फीड ऑन देयर फ्लैश। ठीक है, तो ये हर्बीवोर्स को खाकर अपना क्या गुजारा चलाते हैं। इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता भी बोलते हैं। द्वितीयक प्राथमिक उपभोक्ता कौन थे? हमारे हर्बीवोर्स। और द्वितीयक उपभोक्ता कौन से हैं? हमारे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को हम हिंदी में शाकाहारी और मांसाहारी बोलते हैं। हर्बीवोर्स शाकाहारी, कार्निवर मांसाहारी। ओकेजनली ये दोनों क्या होते हैं? यूटिलाइज करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द कार्निवोर्स आर लायन, टाइगर, कैट, बर्ड्स प्रे और स्नेक्स और फ्रॉग्स। नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ द प्रीडेटर्स ऑल्सो, ये भी कार्निवोर्स में आते हैं। प्रीडेटर्स मतलब जो प्रे को खाते हैं। प्रे क्या होता है बेटा? शिकार। और प्रीडेटर क्या होता है? जो शिकार करता है। तो जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रे होता है और एक प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म विच हर्ट और किल्स द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड, जो फूड के लिए दूसरे को हर्ट कर रहा है, किल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, शार्क्स, वुल्फ्स एंड स्नेक्स। और जो स्क्वेंजर्स होते हैं, स्क्वेंजर्स क्या होते हैं? जो बचा हुआ खाना खाते हैं। जैसे कि अब आपने देखा होगा ना कि लॉयन और टाइगर के साथ कुछ वुल्फ्स होते हैं, वल्चर्स होते हैं या रियानाज होते हैं। तो ये क्या होते हैं? बेसिकली ये जो खाना बच जाता है, जो एक कार्निवोर ने ईट कर लिया खाना, उसके बाद जो किल्ड ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है, उसके साथ में जो मांस लगा हुआ है, जो हड्डी है, उसको ईट करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्क्वेंजर्स। उनको स्क्वेंजर्स बोलते हैं। और स्क्वेंजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली। अदरवाइज आप देखो बॉडीज पड़ी रहेंगी एनिमल्स की, जो डेड हो गई, डिकेइंग हो गई, प्लांट उनका वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो स्क्वेंजर क्या करते हैं? उनकी बॉडी का पूरा मांस ईट कर लेते हैं, या उनकी बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। और स्लो प्रोसेस होती है, बट ये उसमें वो क्या रहता है कि एनवायरमेंट क्लीन हो जाता है। The next category is omnivores. Omnivores, as you name indicates, those organism, मैंने बताया भी है, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा जाएंगे, दोनों को ईट करेंगे, दोनों के लिए उनका फूड मटेरियल रहेगा, उसको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। ओमनीवोर्स जो होते हैं वो नाइदर कार्निवोर में आते हैं ना ही हर्बीवोर में आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उनके पास एनिमल प्रोटीन भी है और वेजिटेशन भी है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम ओमनीवोर्स में आते हैं, लॉन्ग टर्म इसको ईट करते हैं। फिर है डेटेरियवर्स। डेटेरियवर्स जो होते हैं ये परजीवी भक्षक करते हैं। दीज फीड ऑन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर और परफॉर्म करते हैं एडिशनल फंक्शंस को ये। और ज़्यादा ये क्या करते हैं? इकोसिस्टम को मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, एनवायरनमेंट क्लीनर्स होते हैं। और इसके एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, मिलीपीड, सेंटीपीड, क्रैब्स, डंग फ्लाइज, एज वेल एज some earthworms are also detritivores. Detritivores feed on the dead and decaying material.
कर्कस, फॉलन लीव्स, डेड प्लांट्स, शेड ड्रूपिंग्स और द स्किन जो होती है ना, जैसे आपने पता कीचड़ी निकालता है सांप वगैरह, उसकी स्किन को भी ये फीड कर लेते हैं। तो हैविंग द कंजप्शन ऑफ दीज मटेरियल, वो क्या करते हैं, वो जो एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट होता है, उसको अर्थ से क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सॉइल को इनरिच करते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। इसके अलावा वो छोटे छोटे डेड एंड डिकेइंग प्लांट मटेरियल को तोड़ तोड़ के उनको डिकम्पोज करने पे के बाद सॉइल की इनरिचमेंट करते हैं। देन डिकम्पोजर्स को हम सेप्रोब्स भी बोलते हैं। सेप्रोब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो उसको भी वो क्या करते हैं, ईट कर लेते हैं और उनकी नरिशमेंट में उसको यूटिलाइज करते हैं। तो डिकम्पोजर्स का बेसिकली काम होता है ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू द सिंपलर वन। जैसे मैंने अभी बताया, कोई हमने क्या खाया, स्टार्च खाया, या हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन खा लिए। ठीक है, तो अब जो लायन है, टाइगर है, उसने मरे हुए जीव को तो खा लिया, बट एट द सेम टाइम वो पूरा उसको फीड नहीं कर पाया। तो जो बचा हुआ पार्ट था, वो डिकम्पोजर का काम था कि उस जो हड्डियां हैं, जो मांस है, उसको वो क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा। उसके अंदर जो प्रोटीन पार्ट है या स्टार्च है या जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उस तरीके से फंगस वगैरह है, ये भी क्या करते हैं, काम करती है ट्री ट्रंक वगैरह पे। ये क्या करती हैं, प्लांट्स को क्या कर देती हैं, कन्वर्ट कर देती है, वुड को सॉफ्ट कर देती हैं, इसीलिए लकड़ी क्या हो जाती है, ईजिली ब्रेक हो जाती है। तो डिकम्पोजर्स के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वो बैक्टीरिया और फंगस को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट है। नाउ इन दिस फ्लो चार्ट यू कैन सी द ऑटोट्रॉफी एंड हिट्रोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफी मीन्स जो सेल्फ, ऑटो मीन्स मैंने भी बताया था आपको, सेल्फ होता है, जो अपना खाना सेल्फ बना ले उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स को मोटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और ये दो तरीके के होते हैं, फोटोट्रॉफ्स या कीमोटोट्रॉफ्स। इसी तरीके से हिट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं, जो दूसरों से लेते हैं ऑर्गेनिज्म से खाना, अपना खाना खुद नहीं बनाते। उनमें आते हैं डिकम्पोजर्स, रेट्रीवर्स और सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, इस तरीके से आप पेपर में बना सकते हैं फ्लो चार्ट को, और अपना उसको यूटिलाइज करके लिख सकते हैं प्रॉपरली, टाइमली। देन एबायोटिक कंपोनेंट मैंने बताया था, जिनमें लाइफ नहीं होती, दोज कंपोनेंट्स विच आर डिवॉइड ऑफ लाइफ हैविंग द मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड्स, इनको हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। ये ओशंस में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, हर जगह आपको मिलते हैं। और एग्जांपल्स क्या क्या है इनके, देर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नो, हरिकेन्स, ये सब इनके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता ना। पीएच की वैल्यू आप देखो, हर जगह आपको एक पर्टिकुलर कैटल ऑफ फिश नहीं मिलेगी पानी के अंदर। पानी में रहती हैं फिशेस, बट हर पानी के अंदर आपको एक पर्टिकुलर टाइप की फिश नहीं मिलेगी। रीज़न क्या है उसका, उसका टेम्परेचर है, उसकी ह्यूमिडिटी, उसका प्रेशर है, उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स हैं या फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स आर अगेन क्लासिफाइड इन फिजिकल एंड केमिकल। एंड जो केमिकल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, जिंक आते हैं। और फिजिकल कंपोनेंट्स में अभी मैंने बताया आपको सनलाइट है, वाटर कंपोनेंट, यानी कि वाटर का मतलब है ह्यूमिडिटी, कि पानी, एयर में कितना वाटर है, कितनी ह्यूमिडिटी है। ठीक है, उसी तरीके से रेनफॉल, सॉइल का टेक्सचर, स्पीड वगैरह, ये सब इसके अंदर एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द एनर्जी फ्लो। हाउ द सिस्टम विल मूव, हाउ द एनर्जी इन द सिस्टम विल मूव, एंड दिस विल मूव इन द एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे कोई भी इकोसिस्टम होगा ना, तो आपके पास क्या हुआ, हमने प्लांट्स को खाया तो हमें क्या मिला, हम हर्बीवोर्स थे या हम कार्निवोर्स हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, आप सबको पता है हम कंज्यूमर्स हैं। तो हमने एनिमल फूड ले लिया। अब उसके बाद वो फूड लेने के बाद वो फूड कहाँ जा रहा है, मेरे अंदर वो प्लांट से एनर्जी आई, मैंने प्लांट फूड को ईट किया तो मेरे पास एनर्जी आई। तो बेसिकली देयर इज अ एनर्जी फ्लो व्हेन वी टेक द फूड। और वो एनर्जी फ्लो कैसी होती है सिस्टम में, साइकिलिंग के थ्रू होती है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट साइकिल्स through which the energy or the chemical or the nutrients will move in the पर्टिकुलर साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बोलते हैं इनको, इनकी फॉर्म में वो मूव करते हैं, लाइक कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इनकी फॉर्म में वो मूव करते हैं। तो वाटर साइकिल के देखो, ये वाटर कैसे मूव करता है, आपको पता है कि वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, क्लाउड्स के अंदर वो आइस की फॉर्म में होता है। जब प्रेसिपिटेशन होती है आफ्टर रेन, वो क्या होगा, रिवर्स में आ जाता है, रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स में आ जाता है या ओशंस में चला जाता है, कुछ वाटर सॉइल में चला जाता है। ग्राउंड वाटर बोलते हैं जिसको हम, ग्राउंड वाटर को आप कहाँ यूज़ करते हैं, इरीगेशन में यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल्स के थ्रू, और आजकल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज में भी हम ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और वो तीनों सोर्सेज से, चाहे वो सरफेस वाटर हो चाहे वो ग्राउंड वाटर, जब उसको यूज़ करते हैं तो वो इवोपरेट करता है। इवोपरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रोसेस के थ्रू वाष्प बनकर वो किस में आ जाता है, फिर से पर्यावरण में आ जाता है, फिर से हमारी एयर में आ जाता है।
और फिर जब वो प्रेशर के थ्रू वो नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर जाकर फिर वो कंडेंस कर जाता है। कंडेंस करना मतलब उसको जम जाता है, जमने के बाद वो क्या बना देता है, क्लाउड्स बना देता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोबारा से फिर वो क्लाउड्स क्या करेंगे, रेनफॉल करेंगे या स्नोफॉल करेंगे। तो इस तरीके से एक साइकिल हो गई ना, जिसको हम बोलते हैं, हाँ, जल जल चक्रण बोलते हैं, या हम उसको वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वाटर साइकिल कैसे मूव हो रही है, ये आपने पढ़ा भी हुआ है लोअर क्लासेस में, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। देन आफ्टर दैट कार्बन साइकिल है बेटा। कार्बन साइकिल क्या है, जिसमें कार्बन मूव कर रहा है साइक्लिक फॉर्म में, इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल फॉर्म में मूव कर रहा है। तो कार्बन हर चीज़ में कार्बन है बेटा, चाहे हम खाना खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, आप वाटर में भी घुली हुई कार्बन होती है। कार्बन जो है वो बिल्डिंग में यूज़ होता है, प्लांट्स की बिल्डिंग में होता है। कार्बन कोयले के फॉर्म में भी है, फोटोसिंथेसिस में भी कार्बन बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। अगर हम कुछ जलाते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। आप अपनी सांस छोड़ते हो, आप रेस्पायर कर रहे हो तो क्या छोड़ते हो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। तो बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलीज और टेक द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनहेल करते हैं, और उसके बाद उसको यूज करते हैं इन देयर एनर्जी। और हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उसको एक्सहेल करते हैं, उसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों ही कर रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो भी हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। यानी अगर पानी के अंदर हमारी मौत हो जाती है तो हम किसकी वजह से मरते हैं, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ना जाने की वजह से, हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा पाती, इसकी वजह से भी हमारी को डेथ हो जाती है। तो कार्बन इज रिटर्न टू द सॉइल। कार्बन जब कोई जानवर मर जाता है, कोई एनिमल मर जाता है, या प्लांट्स के पत्ते गिर जाते हैं, तो वो कार्बन मिट्टी के अंदर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है वेस्ट की फॉर्म में, डेड एंड डिकेइंग वेस्ट की फॉर्म में। तो इस तरीके से कार्बन की भी साइकिल है। कार्बन एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है, ज़मीन के अंदर वो कार्बोनेट रॉक्स की फॉर्म में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या अलग अलग कार्बोनेट रॉक्स होती हैं, उनके थ्रू ये मूव करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इंडस्ट्री से या फैक्ट्री से रिलीज होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रीज और प्लांट्स वो लेकर रेस्पायर करते हैं, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फूड बनाएंगे। फूड से क्या होगा, वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लांट्स ले लेंगे, प्लांट से एनिमल्स ले लेंगे, एनिमल्स को फिर एक दूसरे से साइक्लिंग फॉर्म में खाएंगे, जिसको हम फूड चेन बोलते हैं। दोनों प्लांट्स या एनिमल्स का क्या करते हैं, प्लांट्स लेते हैं और हम एनिमल्स छोड़ते हैं दोबारा से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एयर में चला गया, तो फिर प्लांट्स ने ले लिया, फिर फोटोसिंथेसिस हो गया। तो सनलाइट भी जो होती है उसमें भी वो क्या होता है, यूटिलाइज करते हैं और क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, ऑटो फैक्ट्री बनती है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप कह रहे हो कि कार्बन हमारी अर्थ के अंदर रोटेट कर रहा है। उसके बाद है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल तो बहुत इजी है, छोटी सी साइकिल है। देखो, ऑक्सीजन एक छोटी गैस है जो 21% हमारे नेचर में, अर्थ में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में नहीं होती बेटा, ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में होती है। तो एयर के अंदर जो है वो मैक्सिमम मिलती है, और सेकंड हमारी ऑक्सीजन मिलती है ऑक्साइड्स की फॉर्म में, जो हमारे अर्थ में ओर्स होते हैं, जितने भी हमारे व्यस्क होते हैं, ओर्स होते हैं, उनमें जैसे आपने पता है जिंक का ओर है, जिंक के ओर को बोलते हैं जिंक कार्बाइड। ठीक है, या जिंक ऑक्साइड, या एल्यूमिना है, एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3। तो ये सारे किस में मिलते हैं, अर्थ के अंदर फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, तो ऑक्सीजन को पहले कौन ले रहा है, ऑक्सीजन को प्लांट्स दे रहे हैं, और वो कौन ले रहे हैं, प्लांट्स को, उस ऑक्सीजन को एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो जब दोनों मर जाएंगे, दोनों सॉइल में आ जाएंगे, और सॉइल में आने के बाद वो क्या बना देंगे, कार्बोनेट या ऑक्साइड रॉक्स बना देंगे। तो इस तरीके से ऑक्सीजन मूव करती है। नाइट्रोजन साइकिल नेक्स्ट है हमारी। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में रहता है बेटा, नाइट्रोजन इनर्ट एलिमेंट है, आपने पढ़ा है, आपको पता है 78% नाइट्रोजन जो है वो फ्री फॉर्म में एयर में मिलता है, एज ए गैशियस फॉर्म में मिलता है, और ये केमिकली बाउंड नहीं होता। तो केमिकली बाउंड नहीं होगा तो हमें यूज़ नहीं हो पाएगा, हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो केमिकली हमें यूज़ कहाँ होता है, सारा जो नाइट्रोजन है वो हमें पौधों को चाहिए, पौधों के लिए एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ होता है वो। और हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन क्या होता है, प्रोटीन्स में होता है, डीएनए में होता है, आरएनए में होता है। हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको आरएनए या डीएनए की फॉर्म में, जीन्स की फॉर्म में, रिप्रोडक्शन के टाइम पे हमें चाहिए होता है नाइट्रोजन। तो बेसिकली प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से, अर्थ से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। तो मिट्टी के अंदर हम क्या डालते हैं बेटा, आपने ध्यान दिया हो कभी, अगर कोई गांव में रहते हैं, उनको पता होगा कि इरिगेशन करते हैं तो उससे पहले हम क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं, खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। ठीक है, तो वो क्यों डालते हैं कि उसमें जो नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स होते हैं या फॉस्फेट्स होते हैं वो अर्थ के अंदर आ जाएं, और वो अर्थ उसको
वो कंज्यूम कर सके, तो इस तरीके से कंजप्शन वैल्यू बन सके। तो जो सोइल है, सोइल से ये न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज होते हैं और वो ग्रोथ में उनकी हेल्प करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट से कहाँ गई, या तो वो उनके पत्ते गिर गए तो सॉइल में आ गई, ठीक है। प्लांट से वो एनिमल्स में आ गए, एनिमल्स को वो नाइट्रोजन डेड एंड डिकेइंग मैटर में यूज और वेस्ट होगी, तो इस तरीके से वो यूटिलाइज हो गई। इस तरीके से नाइट्रोजन भी क्या होगा, वो फिर दोबारा से एयर में आ जाएगी जब क्लाउड्स होंगे। फिजिकल फॉर्म में फिक्सेशन को बोलते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन और फिजिकल फिक्सेशन। फिजिकल फिक्सेशन में क्या होगा कि जैसे एकदम से लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग के टाइम पे क्या होगी, नाइट्रोजन जो होगी वो यूटिलाइज हो जाएगी नाइट्राइट्स है नाइट्रेट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो जितने भी नाइट्रोजन है वो फिक्स हो जाती है। सम ऑफ देम इट इज रिटर्न्ड, जो होगी उसको डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से उसको हम दोबारा से अर्थ नेचर में या एनवायरनमेंट में ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज होते हैं बेटा, सुडोमोनास हैं या क्लोस्ट्रीडियम है, ये बेटा नाम है कुछ बैक्टीरिया के जो डीनाइट्रिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होती है तो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनते हैं। जैसे आपको थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ लेके जा रही हूँ, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, NO2, और 3 पार्ट हो जाएंगे तो NO3 बनेगा। तो NO2 को नाइट्रेट बोलते हैं, NO2 को नाइट्राइट बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बना, इसको प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, मतलब नाइट्रेट्स बन रहे हैं। और जो उल्टा प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें नाइट्रेट से क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा, है ना। तो डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट्स मतलब नाइट्रेट्स में से ऑक्सीजन का रिमूव होना, नाइट्रोजन का रिमूव होना एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू। एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में इसको कैसे बोलते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। दे यूज द नाइट्रेट इन द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, इफेक्टिवली उसको हम यूज करते हैं। तो एनर्जी साइकिल है ये, देखो सारी, अब ये हमारी लास्ट साइकिल है एनर्जी साइकिल। हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी कैसे मूव करती है इन इकोसिस्टम में ना, सन होता है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सन इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं खाना, वो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, वो उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करके क्या करेंगे, उस खाने को अपने यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद बाकी कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम कर लेंगे, और जो कंज्यूमर्स ने कंज्यूम कर ली वो बाकी जब वो डेड हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे, वो डिकम्पोजर्स उसको यूज़ कर लेंगे। तो इसमें आप ध्यान से देखो, 2 तरह के एरो दिख रहे हैं, एक लाल और एक नीला, दिख रहा है ना बेटा आपको। लाल एरो क्या है, जो सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से एनर्जी किसके पास जा रही है, प्रोड्यूसर्स के पास, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। और जो बची हुई एनर्जी है वो किस फॉर्म में जा रही है, हीट की फॉर्म में। जो अनयूज्ड एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में बाहर निकल रही है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो कि कंज्यूमर्स के पास एनर्जी जा रही है, यानी प्रोड्यूसर्स को किसने हीट किया, कंज्यूमर्स ने हीट किया। तो कंज्यूमर्स का जो एनर्जी जा रही है डायरेक्ट जा रही है, जो 10% एनर्जी कहते हैं, एक लॉ है 10% लॉ ऑफ एनर्जी, उसमें 10% एनर्जी जा रही है, तो वो क्या होगा, कंज्यूमर के पास एनर्जी गई, तो कंज्यूमर ने वो एनर्जी कंज्यूम कर ली। बाकी बची हुई एनर्जी जो वो कंज्यूम नहीं कर पाया प्रोड्यूसर से लेने के बावजूद, वो हीट में चली गई। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी कंज्यूमर्स में गई। अब प्रोड्यूसर से एनर्जी जो है कंज्यूमर में गई, कंज्यूमर से एनर्जी डिकम्पोजर्स में। कंज्यूमर्स ने क्या किया, डिकम्पोजर्स ने कंज्यूमर को खाया भी, और जो बची हुई एनर्जी है उसको भी ले लिया। तो कुछ एनर्जी डिकम्पोजर से भी डायरेक्टली हीट में चली गई। अब आप प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर्स में भी एक रेड एरो देख रहे हो, यानी कि कई बार क्या होता है कि पौधों के जो पत्ते गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। जैसे अभी पतझड़ का सीजन चल रहा था सर्दी के बाद, तो वहां पर पत्ते जो गिरे तो उनको डिकम्पोजर्स ने फीड किया, तो डिकम्पोजर्स ने उसको डायरेक्टली हीट में कन्वर्ट कर दिया। तो डिकम्पोजर से वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल में आ गया। इस तरीके से एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है। एनर्जी साइकिल में क्या होता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स, मैंने भी बताया, और फिर उसके बाद वहाँ से एनर्जी ट्रांस करती है प्रोड्यूसर्स में, फिर कंज्यूमर्स में। तो ये देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, एक डायरेक्शन में एनर्जी हमेशा फ्लो करती है। और उसमें कुछ लॉ यूज होते हैं, कुछ हमारे सिद्धांत पर यूज होते हैं। जो हमारे सिद्धांतों में क्या होता है कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को बना नहीं सकते, एनर्जी को हम छोड़ नहीं सकते। तो एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉय, ये ट्रांसफर हो जाती है एक फॉर्म से एनर्जी में, जैसे पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक से किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी इज लॉस्ट इन द, एनर्जी लॉस्ट नहीं होती, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है बेटा, ठीक है। तो देखो सन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है,
सन से एनर्जी किस में जा रही है, प्रोड्यूसर्स में जा रही है। देखो ये एरो दिखा रखा है, जिसमें एरो में क्या शो कर रहा है कि एनर्जी डिक्रीज करिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी सन के पास, उससे कम प्रोड्यूसर्स के बाद, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, उससे कम किसके पास आ गई, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर सारे कंज्यूमर्स ही हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बीवोर्स बोलते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कार्निवोर बोलते हैं, और यानी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या है, सर्वाहारी। तो इस तरीके से एनर्जी सबकी कम हो रही है। ठीक है, तो इन साइकिल्स के आपस में क्या मेंटेनेंस है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को सस्टेन करती हैं, जिंदा रहने के लिए लोग एक दूसरे को करते हैं। तो खाना क्या है, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनेंगे। खाद्य श्रृंखला क्या है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जीव जो हमारा इकोसिस्टम में है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है खाने की फॉर्म में। तो सबको एनर्जी चाहिए ना ग्रो करने के लिए, उनकी बॉडी को एक्टिविटीज़ के लिए। तो जो पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और एनिमल उनको कंज्यूम करते हैं। तो फूड चेन क्या है, एक लीनियर सीक्वेंस है दैट शोइंग हु इज ईटिंग हुम, या किसने किसको खाया, उसकी जो खाद्य श्रृंखला है उसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला में हमें एक एरो दिखाई देता है। देखो आप यहाँ देखो नीचे, सबसे छोड़ नीचे देखो, घास है, घास के आगे क्या है, एक एरो बना दिया। एरो का जो हेड है जिस तरफ जा रहा है वो खा रहा है, यानी उल्टा नहीं बनाना कभी। एरो एरो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बनेगा, लेफ्ट टू राइट, जिसमें क्या होगा कि घास को ही रैबिट के द्वारा खाया जा रहा है, और फॉक्स रैबिट को खा रही है। यानी कि जिसकी तरफ एरो का मुंह है, हेड है, वो खाने वाला है, वो शिकारी है, वो प्रेडेटर है, और दूसरा क्या है, प्रे है, उसका खाना है। इस तरीके से वो मूव करती है हमेशा एक डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। कभी ऐसा उल्टा नहीं होता कि फॉक्स को रैबिट खा रहा है और बच्चे पेपर में उल्टा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। एनर्जी जो होती है हमेशा इसी तरह के फ्लो करती है, प्रोड्यूसर से, अभी पीछे दिखाया था ना मैंने, प्रोड्यूसर से यानी कि जो उत्पादक से उपभोक्ता में, प्राइमरी उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि सर्वाहारी में, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी, इस तरीके से ही मूव करती है। तो ये कुछ फूड चेन के एग्जांपल हैं बेटा, इसको ध्यान से देखो। जैसे कुछ सीड हैं, कुछ बीज हैं, कुछ फ्रूट हैं, उसको किसने खाया, चूहे ने खाया, चूहे को स्नेक ने खाया, स्नेक को गिद्ध ने खाया। फिर घास है, घास में घास के टिड्डे ने खाया, फिर उसको चूहे ने खाया, फिर स्नेक ने खाया, फिर गिद्ध ने खाया। घास को टिड्डे ने खाया, घास को डायरेक्टली ये फंगस भी खा सकती है, और उसको फिर क्या खा सकता है, ये गिद्ध भी खा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी फूड चेन्स बन सकती है। देखो छोटी सी फूड चेन में बनाऊं, घास है, घास को ह्यूमन बींग खा लें, सबसे छोटी 2 की, और सबसे बड़ी 4 या 5, 7 की भी बन जाती है। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग तरह की खाद्य श्रृंखलाएं मिलती हैं। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं वो हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती हैं, उत्पादक से स्टार्ट होती हैं, और खत्म होती हैं हमारी आखिरी जो हमारा कार्निवोर होता है, ओमनीवोर होता है, उस पर खत्म होती हैं। ठीक है, और इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया हमने डिटेरियवस या जो डिकम्पोजर, उसको कोई स्थान नहीं दिया। यहाँ पर कोई बैक्टीरिया, फंगस आपको नजर नहीं आएगा। इसमें सिर्फ क्या होंगे, आपके प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक उत्पादक ही होंगे। उसके बाद फूड चेन एक साइकिल की फॉर्म में नहीं होती है, मतलब सीधी लिखते हैं, उसमें ज़्यादा लिंक नहीं होते, और ये आड़ी टेढ़ी तिरछी नहीं होती, ये सीधी बनती है बिल्कुल, और उसमें पता लगता है कि कौन किसको खा रहा है। ठीक है, और इसमें फूड लिंक 4 या 5 लिंक के होते हैं, भी बताया था, और इसमें एरो बताता है कि कौन खा रहा है, उसी की तरफ एनर्जी जा रही होती है। और जो फूड चेन होता है उससे हम बता सकते हैं कि फूड चेन से कभी अगर ज़्यादा एनिमल होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, बीच में ज़्यादा फूड चेन वहीं तक स्टॉप हो जाएगी, अगर कम होंगे तो वहाँ तक कम हो जाएगी। अब देखो फूड टाइप्स ऑफ फूड चेन क्या क्या है। देखो पहला है ग्रेजिंग फूड चेन, ऑर्डिटेरियस फूड चेन, सैप्रोफिटिक फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में प्रेडेटर फूड चेन और पैरासिटिक फूड चेन भी आते हैं। ठीक है, तो प्रेडेटर फूड चेन बाइसेफ में, ठीक है, वो भी वही है। स्टार्ट विद द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, तो वहाँ ग्रीन प्लांट्स है तो वहाँ पर वो यूटिलाइज करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन को। ये हमेशा ग्रेजिंग फूड चेन, जैसे नाम से ही है कि चराई खाद्य श्रृंखला, तो चराई खाद्य श्रृंखला में ये पेड़ पौधों से शुरू होते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो खाते हैं, और फिर कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म खाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है, उनको खाते हुए वो एनिमल्स तक जाते हैं। तो क्रॉप का बाद माइस, और फिर आउल्स। माइस को किसने खाया, चूहे को किसने खाया, आउल ने खाया। ठीक है बेटा, फिर अब पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन किससे शुरू होती है, पैरासाइट से शुरू होती है। प्लांट्स को खाया किसने, पैरासाइट ने, छोटे ने खाया फिर बड़े ने खाया। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद हर्बीवोर्स हैं, और फिर उसके बाद उसने खाया, पैरासाइट ने खाया। ड्यूटेरियस फूड चेन क्या है, सैप्रोफिटिक फूड चेन भी बोलते हैं। दे स्टार्ट विद द डेड एंड डिकेइंग मैटर।
डेड एंड डिकेइंग मैटर से शुरू होती हैं और वहाँ से आखिरी में कहाँ ख़त्म हो जाती हैं, डिटीरियस एलिमेंट्स पे ख़त्म होती है। जैसे कि लीव्स हैं, कहीं गिर गए प्लांट्स के, फॉरेस्ट के, और उनको किसने खाया, फंगस ने, और फंगस को किसने खाया, बैक्टीरिया ने खाया। बैक्टीरिया और फंगस दोनों अपने जो है वो खाने के बाद उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी फॉर्म में, जिसको हम खाद भी बोलते हैं। देन अगला हमारा है फूड वेब। देखो ज़्यादा बड़ी नहीं कर रही इसके अंदर मैं, इसको ज़्यादा, अगर आपको कुछ डाउट है तो साथ साथ पूछते रहना बेटा। मतलब फूड वेब को हम खाद्य जाल भी बोलते हैं। खाद्य जाल जो होता है ये भी हमारा एक रिलेशनशिप है, जिसमें बहुत सारे फूड सोर्सेज हो सकते हैं हमारे पास। देखो अब आप किसी जंगल में जाओ तो कोई आप एक ही चीज़ को थोड़ी खाओगे। माइस को सिर्फ आउली थोड़ी खा रहा है, माइस को फोक्स भी खा सकती है, आप उसको स्नेक भी खा सकता है। एक तरह का नहीं, अलग अलग तरह के स्नेक की वैराइटीज है। तो मतलब इंस्टेड हम सिंपल चेन की बात करें तो उसमें बहुत सारा वेब बन जाता है, जिसमें एक से ज़्यादा इंटरलिंक्ड फूड चेन होती हैं। तो इंटरलिंक्ड फूड चेन का मैट्रिक्स होता है, इसको हम फूड वेब बोलते हैं। तो फूड वेब जो है इसमें इट इज़ मोर देन टू और मोर देन फूड चेन्स आर कनेक्टेड। फूड वेब जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है और इसमें एक से ज़्यादा फूड चेन कनेक्टेड होती है, जो बताती है कि कोई अल्टरनेट फूड भी आप खा सकते हो। इस तरीके से दिखता है फूड वेब। जैसे प्लांट्स है, प्लांट के बाद माउस है, तो माउस भी एक हर्बीवोर है, रैबिट भी एक हर्बीवोर है, और गोट भी एक हर्बीवोर है। मतलब पहले तो आपको क्या दिखा दिया, उत्पादक, फिर क्या, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता को खाने वाले अलग अलग क्या हैं हमारे पास, मांसाहारी जीव हैं, आउल भी है, वाइल्ड कैट भी, जकाल भी, स्नेक भी, काइट भी। तो अलग अलग इनके अंदर हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एक तरह का ये भी फूड वेब है। ये आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम में है, जो पहले दिखाया था ये फॉरेस्ट में बनाया था। ये है ग्रासलैंड में हमारा कौन कौन सा, इसमें 5 प्रेडेटर्स दे रखे हैं आपको, 5 पॉसिबल वेज हैं। जैसे घास है, घास को घास के टिड्डे ने खाया और सीधा हॉक ने खा लिया। पर ये भी हो सकता है कि घास के टिड्डे ने खाया, फिर उसको लिजर्ड ने खाया, लिजर्ड को फिर हॉक ने खा लिया। या ये हो कि घास होपर ने खाया, फिर घास होपर को किसने खाया, स्नेक ने खाया, स्नेक को और फिर उसको उसने खाया। तो ऐसे ही ग्रास को माउस ने खाया, माउस को स्नेक ने खाया, हॉक ने खाया। तो ये तरह से हमारा ये ग्रासलैंड का था। फिर है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट उसमें बताती हूँ ट्रॉपिक लेवल।